हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत न्यूमेरिकल की सीरीज में मैंने आप लोगों को किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ नामक चैप्टर के सभी टाइप के न्यूमेरिकल को मैंने सॉल्व करा दिया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने उन क्लासों को कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप चैप्टर वाइज क्लासों को कर सकते हो, अपने बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी कर सकते हो। आज की क्लास में हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और एक नए चैप्टर को लेंगे। आप सभी को पता है कि जब किसी नए चैप्टर के न्यूमेरिकल हम आपको बताते हैं तो उससे पहले उस चैप्टर के जितने भी आपके फार्मूले हैं जो कि न्यूमेरिकल में लगेंगे, उन सारे फार्मूलों से रूबरू कराते हैं, बताते हैं कि फार्मूले में कौन सी क्या चीज़ है और कैसे आप ये पहचान करोगे कि ये फार्मूला हमारा इस न्यूमेरिकल में लगेगा। क्योंकि पहचान करना बहुत ज़रूरी है। फार्मूला तो कोई भी आपके सामने लिख देगा, लेकिन समझिए तो कि फार्मूले में कौन सी क्या चीज़ है और कैसे आपको न्यूमेरिकल में फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में मैं अपना जो है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ नामक वाला जो चैप्टर था, उसके बाद वाला अगला जो चैप्टर आता है वो आपका है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। इसके सभी सूत्रों को यहाँ पर जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मात्र 10-12 मिनट की क्लास में यहाँ पर सारे सूत्रों को हम डिस्कस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सारे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, जो कि इन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड होंगे। तो सबसे पहले फार्मूलों को क्रम से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला फार्मूला मैंने आपके सामने नोट किया है और यह फार्मूला आप क्लास 10 से पढ़ते चले आ रहे हैं, बायो सेवर्ट का नियम। इसका नाम है कि किसी धारावाही अल्पांश, अल्पांश का मतलब जो है अल्प लंबाई, जैसे अल्पांश का मतलब कम है ना, तो अल्पांश को डेल से प्रदर्शित किया जाता है। एल का मतलब यहाँ पर लंबाई है। तो किसी धारावाही अल्पांश डेल एल के कारण आर दूरी पर स्थित उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि अल्पांश लंबाई के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र निकाले हैं, इसलिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो बी है उसके आगे डेल लगा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो भी अल्प ही उत्पन्न होगा। डेल बी बराबर होता है म्यू 0 अपान में 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। इस फार्मूले में आपको ये याद रखना कि आर क्या है। आर जो है उस अल्प लंबाई से दूरी, जिस बिंदु पर आप जो है चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। ठीक है ना। जैसे ये आपके अल्प लंबाई का चालक तार था, तो इस अल्प लंबाई के चालक तार से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P होता है जहां पर आप चुंबकीय क्षेत्र निकालते हो। तो ये वो दूरी है आपकी। ठीक है ना। और यहाँ पर डेल क्या है, इस अल्पांश धारावाही चालक तार की लंबाई है। थीटा ये वाला एंगल है जो इसके बीच में बनता है। आई क्या है, इस अल्पांश लंबाई के तार में प्रवाहित धारा का मान है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है। उसके बाद आगे देखिए भाई, आगे है निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद निर्वात की चुंबकशीलता, जिसे हम म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। में संबंध, देखिए ये संबंध जो है प्रूफ करने के लिए भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और यहाँ पर जो भी मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ, इन सारे सूत्रों का मैंने निगमन करा दिया है। आप सभी को पता है कि साथ में मैं आपको चैप्टर के निगमन भी करा रहा हूँ, जितने भी महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, और जो मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल की क्लास है वो भी मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। ठीक है। दोनों की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है और दोनों की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने क्लासों को भी नहीं किया तो कर लीजिए, अभी समय है आपके पास। ठीक है। अभी आप सब कुछ कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में आप इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, लेकिन जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं आएगा तब तक इंपॉर्टेंट भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो क्लासों को भी क्रम से कर लीजिए, बहुत बड़ी बड़ी क्लासें नहीं है। ठीक है ना। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो निर्वात की चुंबकशीलता है और वैद्युतशीलता और निर्वात की जो चुंबकशीलता है उसमें संबंध हम कैसे फाइंड करते हैं। उसमें मैंने जब संबंध निकाला था तो आया था C = 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, या इसको ऐसे भी लिखा गया था कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है 1/c²। अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे, c को इधर ले आओगे, इसको इधर ले जाओगे, तो इस रिलेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। जहां इसमें c क्या होती है, c जो होती है वो भैया प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल सभी को पता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है भाई, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये भाई प्रकाश की चाल होती है, सभी को पता होना चाहिए। यही यहाँ पर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध होता है। इस संबंध की सहायता से भी आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो इसको यहाँ पर याद रखिएगा। आगे बात करें, परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी मैंने आपको ज्ञात करना बताया है। इसका व्यंजक यहाँ पर आया था B = μ0 अपान में 4 पाई I अपान A, और यहाँ पर आपका ब्रैकेट में sin φ1 प्लस का sin φ2। ठीक है ना।
इस सूत्र को जरूर याद रखिएगा, इस सूत्र की सहायता से भी आपका न्यूमेरिकल लगेगा। ठीक है, अगर आपको डेरिवेशन सीखना है तो आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। अगला है आपका वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर कुंडली के केंद्र से x मीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखिए यहाँ पर जो कुंडली वाले आपके जो सूत्र हैं इनको बहुत ध्यान से समझना है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। ठीक, और इस पर आधारित न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए कि वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की अक्ष पर बात बोली गई है और कुंडली के केंद्र से x मीटर की दूरी पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो B इक्वल टू होता है म्यू0 NI R स्क्वायर अपान में 2 ब्रैकेट के अंदर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर होल पावर है 3/2। ठीक है, यहाँ पर x क्या आप देख सकते हैं, कुंडली के केंद्र से x दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कुंडली के केंद्र से जो दूरी है वो x है यहाँ पर। ठीक है ना, इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा। R क्या है, कुंडली की त्रिज्या है। आगे यहाँ पर बात करें तो अगला हमारा सूत्र है कि वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अगर वृत्ताकार लूप की बात की जाएगी तो वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो म्यू0 NI अपान में 2R। इसका मतलब यही, देखिए यहाँ पर क्या था, केंद्र से x मीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र था। यहाँ पर क्या है भाई, जो है लूप के केंद्र पर, लूप मतलब कुंडली की ही बात हो रही, कुछ अलग बात नहीं हो रही। ठीक है ना, तो लूप का मतलब क्या है, लूप के केंद्र का मतलब क्या है, यहाँ पर जो इस सूत्र में x की दूरी है उसको हम 0 रख देते हैं, बस ये फार्मूला आपका निकल के आ जाता है। ठीक है ना, कोई नया फार्मूला नहीं। अगला यहाँ पर एम्पियर का परपेतीय नियम, भैया ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार जो है प्रूव करने के लिए पूछा भी जाता है और मैंने आपको कराया है, आप जरूर देख लीजिएगा इसको। एम्पियर का परपेतीय नियम की कैसे सिद्ध करना है। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का कितना होता है भाई, म्यू0 गुना होता है। ठीक, यही एम्पियर का परपेतीय नियम। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र B है उसका जो रेखीय समाकलन है उस पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का क्या होता है भाई, म्यू0 गुना होता है। ठीक है, इसको भी आप प्रूव करना जरूर जान लीजिए। उसके बाद अगला सूत्र है अनंत लंबाई की ऋज रेखी धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर क्या लिखा है, अनंत लंबाई के ऋज रेखी धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसका व्यंजक होता है B इक्वल टू म्यू0 अपान में 2 पाई इंटू में I अपान R। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसकी सहायता से भी कई सवाल लगेंगे। अगला है लंबी प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। लंबी प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होता है B इक्वल टू म्यू0 NI। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, जहाँ पर जो n की वैल्यू है वो n अपान l होती है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ म्यू0 NI अपान में l। ठीक है ना। अगला सूत्र है अनंत लंबी प्रणालिका के सिरे पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर मैंने बताया कि लंबी प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और इस सूत्र में बोला जा रहा है कि लंबी प्रणालिका के सिरे पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, दोनों में अंतर है। जब भीतर की बात की जाएगी तो आपको सूत्र लगाना म्यू0 NI, और जब सिरे की बात की जाएगी तो बस आप इसी म्यू0 NI का आधा कर देना, यानी हाफ कर देना। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब लंबी प्रणालिका के भीतर की बात की जाएगी तो आपको म्यू0 NI लगाना है, और जब सिरे की बात की जाएगी तो म्यू0 NI का आप क्या कर देना, आधा कर देना। क्लियर है ना। इन जो है आप सूत्रों का जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे के भी थोड़े से सूत्र रह गए हैं उनको यहाँ पर आपको बता देते हैं, तब मैं आप लोगों को इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की ओर ले चलूंगा। ठीक है ना, चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के आगे के महत्वपूर्ण सूत्रों को डिस्कस करते हैं। अगला सूत्र है हमारा टोरॉइड की क्रोड के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखिए इस सूत्र को कहीं पर अलग से याद करने की जरूरत नहीं, अभी मैंने आपको लंबी प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताया B इक्वल टू म्यू0 NI। सभी को भी मैंने बताया और सभी को ये याद भी होगा कि लंबी प्रणालिका के भीतर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो म्यू0 NI होता है। मैंने कहा कि यहाँ पर जो n होता है वो आपका किसके बराबर होता है, वो आपका होता है म्यू0, ये होता है n अपान कैपिटल N अपान L। तो मैंने ये सूत्र भी अभी आपको बताया था कि चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, लेकिन यहाँ पर जो स्मॉल n का मान था वो कैपिटल N अपान L रखा गया, क्योंकि जो प्रणालिका थी वो लंबाई की थी, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लंबाई को L माना, जो प्रणालिका की लंबाई वो L माना। लेकिन अब इसी प्रणालिका को
जो है टोरॉइड के क्रोड के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मानना है, यानी वही प्रणालिका को मोड़ दिया गया है। कैसे मोड़ दिया गया है? वृत्त के रूप में। तो वृत्त की अगर हम लंबाई की बात करें तो वृत्त की परिधि होती है। अगर वृत्त की त्रिज्या को r माना जाएगा तो ये जो लंबाई हो जाएगी वो 2πr के बराबर हो जाएगी। समझिएगा बात को। तो ये जो स्मॉल n हो जाएगा वो कैपिटल N अपान में 2πr के बराबर हो जाएगा। अब इसी सूत्र में देखिए मैंने क्या किया, म्यू नॉट था, म्यू नॉट रखा, इस स्मॉल के स्थान n के स्थान पर कैपिटल N अपान में 2πr रख दिया, कैपिटल N अपान में 2πr, और इनटू में आपका i था, वैसे का वैसे लिखा है। तो इस तरीके से आप टोरॉइड की क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का व्यंजक है वो याद रख सकते हो, अलग से रटने की कोई जरूरत नहीं। अगला है आपका लॉरेंज बल। लॉरेंज बल जो होता है वो F इक्वल टू होता है QVB साइन थीटा, ठीक है ना। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो F इक्वल टू हो जाता है QVB, जहाँ Q होता है आपका गतिमान आवेश पर आवेश का मान है ना, और V जो होता है उसका वेग होता है, ठीक है, और B क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। F क्या होता है? फोर्स यानी बल होता है। गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल होता है वो F बराबर होता है IBL साइन थीटा। यहाँ पर याद रखना ये आपका लॉरेंज बल होता है, और गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल होता है वो F इक्वल टू IBL साइन थीटा होता है, जहाँ L होती है धारावाही चालक की लंबाई, B होता है चुंबकीय क्षेत्र, I होती है धारा, ठीक है ना। यहाँ पर भी अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो F बराबर IBL हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा ये दोनों सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका यूज ज्यादा न्यूमेरिकल में होता है। अगला है दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल, ठीक। इसका व्यंजक ज्ञात करना आप सभी लोग अच्छे से सीख लीजिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही कम समय में आपको बताया है, प्ले लिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पर याद रखिएगा F इक्वल टू कैपिटल L होता है, ठीक, F अपान में कैपिटल L होता है इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 2π I1 I2 अपान में R। I1 पहले तार में प्रवाहित धारा है, I2 द्वितीय तार में प्रवाहित धारा है, R दोनों के बीच की दूरी होती है। यहाँ पर म्यू नॉट अपन 2π की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो म्यू नॉट का मान होता है वो आप सभी को पता है 4π इंटू 10 की पावर माइनस का 7 होता है, ठीक, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जब म्यू नॉट अपान में 2π की वैल्यू निकालते हैं, देखिए 2π को इधर लाएंगे तो म्यू नॉट अपान में 2π को ले आएंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 7। इस तरीके से यहाँ पर जब म्यू नॉट अपान 2π के स्थान पर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 रख देंगे तो यही फार्मूला बन जाएगा F अपान कैपिटल L इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 I1 I2 अपान में R, ठीक है। ये दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक है। यहीं से इसी सूत्र से 1 एम्पियर की परिभाषा भी दी जाती है। इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इसको छोड़िएगा मत, बोर्ड एग्जाम के पहले तैयार जरूर कर लीजिए। अगला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण। बलयुग्म के आघूर्ण को मैंने बताया था आपको जब वैद्युत क्षेत्र और कूलाम का नियम चैप्टर पढ़ाया था कि टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर यहाँ पर जो होता है वो आपका होता है NIAB साइन थीटा। याद रखिएगा यहाँ पर बताया गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुग्म का जो आघूर्ण होता है, तो जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुग्म के आघूर्ण की बात की जाएगी तो आप लगाओगे टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा, ठीक। ए क्या होता है? क्षेत्रफल एरिया, I प्रवाहित धारा, N फेरों की संख्या, B चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन अगर बोला जाए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो है चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, ये तो आपको पता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण बोला जाएगा तब तो आप ये लगाओगे, लेकिन अगर बोला जाएगा कि चुंबकीय द्विध्रुव पर, भाई समझिएगा भाई, चुंबकीय द्विध्रुव पर, इसका यूज ज्यादा है, चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण, सूत्र यही रहेगा, बस देखिए क्या परिवर्तन होगा। आघूर्ण को मैंने कहा टाउ से प्रदर्शित करते हैं, जो NIA है वो किसके बराबर हो जाएगा? M के बराबर हो जाएगा, तो ये सूत्र बन जाएगा टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा, जहां M क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है? M जो होता है वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जैसे वैद्युत क्षेत्र में P क्या होता था? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता था, वैसे यहाँ पर M क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये न्यूमेरिकल में कई बार बोला जाता है, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को आप टाउ समझने लगते हो। देखिए टाउ जो होता है वो बलयुग्म का आघूर्ण होता है, जो M होता है वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसको याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और जो ये टाउ है ये मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा।
जब थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इन दोनों सूत्रों को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये क्या है, धारावाही लूप पर बलयुग्म का गुण, और ये क्या है, द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का गुण। अगला यहाँ पर एक देखिए लास्ट आपका सूत्र बचता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य W इक्वल टू होता है mb1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, इसका भी यूज है आपका न्यूमेरिकल में। तो इन सूत्रों को आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा और अपनी कॉपी पर नोट कर लिया होगा। अगर समझ लिया तो इसके बाद की क्लास में मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बताऊंगा जो कि इन्हीं सूत्रों पर आधारित होंगे। ठीक है, वो न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए क्लासों को कंटिन्यू करते रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी करते रहिए। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।